ओके, हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में। ये हमारे चैप्टर का नाम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज मैं आप लोगों को सुधीर प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर 9 कराने वाला हूँ। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में पहले तो क्वेश्चन की इमेज मैंने पूरी यहाँ पे कॉपी कर दी है। ये सम्स वाले पेजेस में आपको लिखना है क्वेश्चन 9। थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा नहीं बहुत लेंदी होगा। अब ये लॉन्ग सम है जो नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इसका वेटेज होता है 20%। मतलब एक ही क्वेश्चन का वेटेज 20% होता है। इस लेवल का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ध्यान से देखना, थोड़ा लेंदी जाने वाला है, ध्यान दो। यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाय श्री राहुल रॉय। हाउस नंबर 1 शंकर, हाउस नंबर 2 जय, हाउस नंबर 3 किशन। तो हम लोग ये जो शंकर और जय और किशन है उसको साइड में रखते हैं, हम बोलते हैं हाउस नंबर 1 2 3, हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3। अब म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, एनुअल फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्सेस अनपेड दिया हुआ है। मैं फिलहाल कोई रूल्स नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, रूल्स धीरे धीरे बताऊंगा। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, एनुअल फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्सेस अनपेड दिया हुआ है, पेमेंट फॉर टेनेंट्स एमिनिटीज दिया हुआ है, रिपेयर दिया हुआ है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑफ, यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे ऑफ प्रीवियस ईयर आएगा, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 2020-21। ये हमारा इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर है 2021 ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन। फिर लिखा है 1/5 पार्ट ऑफ टोटल इंटरेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड। फिर ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, फिर पीरियड ऑफ वैकेंसी दिया हुआ है, फिर यूज ऑफ हाउस दिया हुआ है। फिर नीचे लिखा है रेंट रिसीवेबल फॉर हाउस नंबर 2 जय was rupees 1,86,000. Compute the taxable income under the head income from house property for the assessment year 21-22. देखो assessment year 21-22 है ना, तो ऊपर मिसप्रिंट थी ना, ऊपर ये जो 2021 है वो प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अभी कोई भी अमाउंट पढ़े बिना मैं पहले आपको आंसर का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये हमारा आंसर है, स्टेटमेंट showing the computation of taxable income from house property of Mr. राहुल रॉय। अब यहाँ पे राइट कॉर्नर में आपको लिखना है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर वो होता है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उसके नीचे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर वो होता है जो अभी चल रहा है। जैसे आज की डेट है, जैसे हमारी आज की डेट है, मैं यहाँ पे आज की डेट लिख देता हूँ। ये हमारी आज की डेट है। आज कौन सी डेट है? 12 अक्टूबर 2021। ये हमारे आज की डेट है 12 अक्टूबर 2021। तो जो करंट ईयर की डेट है 12 अक्टूबर 2021, वो जो भी डेट आज की है, आज की डेट जिस साल में फॉल होती है वो साल असेसमेंट ईयर होता है। मतलब आज हमारी डेट है 12 अक्टूबर 21, ये कौन से साल में आता है? ये 21-22 में आता है। तो हमारा असेसमेंट ईयर हुआ 21-22। और इसके पहले या इसके ऊपर वाला जो साल होगा, इसके प्रीसीडिंग जो साल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रीवियस ईयर। तो हमारा आज की डेट है 12 अक्टूबर 21, ये आता है 21-22 में, ये हमारा असेसमेंट ईयर हुआ। और इसके ऊपर वाला जो साल है, आप ऐसे बोल सकते हो जो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, तो जो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं, 2020-21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऐसा फॉर्मेट एक बनाना है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, आपको सेम फॉर्मेट 3 बार बनाना है। हाउस नंबर 1 में ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्सेस इक्वल टू नेट एनुअल वैल्यू लेस स्पेसिफिक डिडक्शंस। उसमें ए पॉइंट स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, बी पॉइंट इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर, सी पॉइंट 1/5 और 20% ऑफ कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट। फिर जो ए बी सी पॉइंट है तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर ऊपर जो एनएवी था उसने लेस 1 2 3 लेस एबीसी का टोटल माइनस कर देंगे, बाकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस नंबर 1 आ जाएगा। फिर सेम फॉर्मेट हाउस नंबर 2 का, सेम हाउस नंबर 1 का भी वही फॉर्मेट है, हाउस नंबर 2 का भी वही फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट, सिर्फ अमाउंट चेंज होंगी। और सेम यही फॉर्मेट हाउस नंबर 3 का भी हम पहले से ही बना देंगे। ठीक है, अब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मेरा हाउस नंबर 1 और 2 लिखा हुआ है, हाउस नंबर 3 नहीं लिखा हुआ है, तो मैं सेम फॉर्मेट कॉपी पेस्ट कर दूंगा। तो पहले तो आपको ये फॉर्मेट पूरा याद होना चाहिए बेटा। ये सेम फॉर्मेट तीसरी बार मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया।
यहाँ पे मैं कर दूंगा हाउस नंबर 3, ठीक है। सेम फॉर्मेट, जीएवी, म्युनिसिपल टैक्सेस, एनएवी, स्पेसिफिक डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन, 1/5 ऑफ कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट, फिर यहाँ पे आएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस नंबर 3, फिर लास्ट में आएगा टोटल टैक्सेबल इनकम, लास्ट में तीनों घर का टोटल कर देंगे, टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आप जब एग्जाम में ये आंसर लिख रहे होगे तो पहले 10 मिनट तो आपके ये पूरा फॉर्मेट बनाने में चले जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 3 बार सारा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अब नीचे जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं वर्किंग नोट्स बताता हूँ आपको, मैंने वर्किंग नोट्स भी बना के रखे हैं पहले से ही, आपको भी बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 9 का हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 1 में मैंने ये पूरा एक तरीके से आप बोल सकते हो क्वेश्चन की सारी वैल्यूज फिर से लिख के रखिए। ये हाउस नंबर 1 का फॉर्मेट लिख के रखा है पहले से, ये सब जो 0 है मैं यहाँ पे अमाउंट्स पुट अप कर दूंगा। हाउस नंबर 1 का LHS RHS स्टेप 1, फिर स्टेप 2, ये पूरा मैंने लिख के रखा है। इसमें से बहुत सारी चीजें मेरे को मालूम है काम नहीं है कि वो मैं डिलीट कर दूंगा, बट आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। ये हाउस नंबर 1 का स्टेप 1 2 3 पूरा कॉपी पेस्ट करके रखा है मैंने थियरी वाले पेज में। फिर ये क्वेश्चन 9 का हाउस नंबर 2 का स्टेप 1 2 3 ये कॉपी पेस्ट करके रखा है मैंने। और फिर से हाउस नंबर 3 का क्वेश्चन 9 का हाउस नंबर 3 का स्टेप 1 2 3, राइट। इतना मैंने सब ऊपर से कॉपी करके रखा है, ज्यादा मेरे को बार बार लिखना नहीं पड़े, आप लोगों को लिखना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सारा फॉर्मेट मैंने तीनों घर का पहले से बना के रखा है, राइट, सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है 3 बार। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना आंसर। सबसे पहले क्या देखते हैं क्वेश्चन में, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो तीनों घर है, ओके, सबसे पहले ये देखते हैं जो तीनों घर है हाउस नंबर 1 2 3, उसमें देख कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड है। आप नीचे नीचे देखो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, जो हाउस नंबर 1 है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब जो हमारा ओनर है, जो हमारा एसएससी है, उसने हाउस नंबर 1 यूज किया है फॉर पर्सनल पर्पस, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नंबर 1। और हाउस नंबर 3 भी आप देखोगे ना, ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस नंबर 3 ये भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब आपको लॉ मालूम होना चाहिए कि 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड एग्जम्प्टेड होते हैं, 2 घर सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, ऑब्वियसली 2 हाउसेस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस विद हाईएस्ट जीएवी आर एग्जम्प्टेड। अब ये जो हमारा एसएससी है, हमारे एसएससी का नाम क्या है, राहुल रॉय। राहुल रॉय जो है इसने 2 घर यूज किए फॉर सेल्फ पर्पस, रेसिडेंशियल पर्पस। अच्छा, यहाँ पे पर्पस बताया हुआ नहीं है, पर्पस अगर बताया हुआ नहीं है कि ये दोनों घर जो इसने यूज किए वो कौन से पर्पस के लिए यूज किए, वो बताया हुआ नहीं है, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किए थे, ठीक है। तो ये मैं नोट कर देता हूँ स्टार्टिंग में यहाँ पे, बाद में मैं इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पे कि इफ द पर्पस of self-occupied house, if the purpose of self-occupied house is not given in question, if the purpose of self-occupied house is not given in question, then we should assume it as residential purpose। मतलब जो हमारा एसएससी है राहुल रॉय, उसने हाउस नंबर 1 भी और हाउस नंबर 3 भी रेसिडेंशियल पर्पस के लिए ही यूज किया होगा, हम ऐसा अज्यूम करेंगे। तो ये दोनों घर हो जाएंगे एग्जम्प्ट, फर्स्ट वाला घर भी और थर्ड वाला घर भी। अब आप ध्यान दोगे ना, अब ध्यान से देखोगे ना, नीचे जो रेंट रिसीवेबल दिया हुआ है वो खाली हाउस नंबर 2 का दिया हुआ है। अब आप हाउस नंबर 2 में देखो लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, लेट आउट फॉर रेसिडेंस। क्या लिखा हुआ है, लेट आउट, लेट आउट मतलब किराए पे देना, रेंट पे देना, लेट आउट फॉर रेसिडेंस, ये हाउस नंबर 2। अब दिमाग लगाओ, सिर्फ जो हाउस नंबर 2 था वही किराए पे दिया, तो इसीलिए तो रेंट रिसीवेबल सिर्फ हाउस नंबर 2 का ही दिया हुआ है। हाउस नंबर 1 और 3, हाउस नंबर 1 और 3 उन दोनों का रेंट रिसीवेबल क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हाउस नंबर 1 और 3 तो राहुल रॉय ने खुद के लिए यूज किए, अभी कोई आदमी खुद को थोड़ी रेंट देगा। तो हाउस नंबर 1 और 3 में
एक्चुअल रेंट नहीं दिया हुआ है और होना भी नहीं चाहिए, एक्चुअल रेंट दिया हुआ भी नहीं है और एक्चुअल रेंट होना भी नहीं चाहिए। तो ये जो हाउस नंबर 2 है ये लेट आउट है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, इसलिए इसमें रेंट दिया हुआ है 1,86,000। ठीक है, हाउस नंबर 1 और 3 में रेंट नहीं दिया हुआ है, वो सही है। आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके अमाउंट सॉल्व करते हैं, एक एक घर करके सॉल्व करेंगे बेटा, शांति से। पहले हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 3 ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। क्यों एग्जाम्प्ट हो जाएंगे? क्योंकि दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो दोनों एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। फिर भी जो घर एग्जाम्प्ट होते हैं दोनों, तो उनमें जीएबी निकालने की तो जरूरत नहीं है, मैं धीरे धीरे बताता हूँ। हाउस नंबर 1 है शंकर, ओके, शंकर भी लिख देता हूं। हाउस नंबर 1 जो है, इस घर का नाम है शंकर, और ये घर जो है ये है सेल्फ ऑक्यूपाइड, ऐसे हेडिंग में लिखना पड़ता है, फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, ये पूरा लिखना पड़ता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, ये हाउस नंबर 1। हाउस नंबर 2 का नाम है जय, ये हाउस नंबर 2, इसका नाम है जय। बेटा जब तक पर्पस नहीं पता चलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट नहीं पता चलेगा, तब तक आगे कुछ सॉल्व होगा ही नहीं। सबसे पहली पॉइंट ये कि लेट आउट है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, दूसरा पर्पस, ओके। हाउस नंबर 2 जो है, इसका नाम, घर का नाम जय है, एंड दिस हाउस इज लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, मतलब ये घर है जो हमने किराए पे दिया, ओके। हाउस नंबर 3 का नाम है किशन, और ये किशन वाला जो घर है ये हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। अब अगर आपको थियरी वाले पेजेस सारे याद हैं तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी होगा, अगर रूल्स याद हैं तो। अब पहले हाउस नंबर 1 और 3 में थोड़ा थोड़ा बता दूं। ये हाउस नंबर 1 है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस है, इसका जीएवी 0 लिखना है, मतलब फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट हमारे काम के नहीं, क्योंकि जीएवी इसका 0 लिखना है, म्युनिसिपल टैक्सेस 0 लिखना है, एनएवी 0 लिखना है, एनएवी का 30% 0 लिखना है। सिर्फ ये जो दो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर और 1/5 ऑफ कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट, सिर्फ ये दो अमाउंट हमको लिखनी है हाउस नंबर 1 में भी, हाउस नंबर 3 में भी, क्योंकि दोनों का एग्जम्प्ट है। इसलिए बोलते हैं कि टैक्सेशन में रूल्स पता हो तो आधे घंटे का आंसर 5 मिनट में हो सकता है। तो हाउस नंबर 1 एग्जम्प्ट है। अब क्वेश्चन में फेयर रेंट दिया हुआ है, मैं क्या करूं, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, मैं क्या करूं, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, मैं क्या करूं, दिया हुआ वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि जीएवी नहीं चाहिए, जीएवी 0 लिखना है हमको। ये अगर एग्जम्प्ट है, एग्जम्प्ट है तो फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन, स्टैंडर्ड रेंट, हायर अमाउंट, लोअर अमाउंट, मैं क्या करूं, कुछ करना ही नहीं है, मेरे को मालूम है जीएवी 0 लिखना है। तो हाउस नंबर 1 जीएवी 0, म्युनिसिपल टैक्सेस 0, एनएवी 0, 30% ऑफ एनएवी 0, 0 का 30% 0 ही होता है। आगे, और ये दोनों इंटरेस्ट माइनस करने हैं, वो मैं बाद में करूंगा। अब हाउस नंबर 3 में जाते हैं, सेम आंसर। हाउस नंबर 3 इस घर का नाम किशन है, सेम आंसर, जीएवी 0, म्युनिसिपल टैक्सेस 0, एनएवी 0, 30% ऑफ एनएवी इज ऑल्सो 0, बाकी दोनों इंटरेस्ट में माइनस करूंगा। तो ये पहला घर और तीसरा घर हो गया एग्जम्प्ट, राइट। तो अब जो मैंने इतना सारा फॉर्मेट बना के रखा था, ये तो काम ही नहीं है, ये सारा वर्किंग नोट्स होता ही जीएवी कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो मैं हाउस नंबर 1 का पूरा फॉर्मेट मिटा देता हूं, डिलीट। हाउस नंबर 1 स्टेप 1 2 3 जो भी जीएवी के लिए जो भी स्टेप 1 2 3 लिखा हुआ है सब डिलीट। हाँ, हाउस नंबर 2 में सॉल्व करूंगा। हाउस नंबर 2 जो है, इसका नाम था, हाउस का नाम क्या था, जय, घर का नाम जय था, ये मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि ये लेट आउट है, इसमें मैं सब सॉल्व करूंगा, स्टेप 1 2 3 में सब करूंगा। फिर जो तीसरा घर था हाउस नंबर 3, ये हाउस नंबर 3 जो था वो भी एग्जाम्प्ट है। अब एग्जाम्प्ट है तो मैं ये सब क्यों करूं, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, फिर मैं जीए भी निकालूं, ये सब मैं क्यों करूं, डिलीट। ये भी हाउस नंबर 3 भी डिलीट कर दिया। अब वर्किंग नोट्स में मेरा एक ही हाउस है, हाउस नंबर 2, ठीक है। अब मेरे पास तो बेटा लैपटॉप है, मैं तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। आप एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, आप उसी का वर्किंग नोट बनाना जो आपको जरूरत हो। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन में चलेगा। क्वेश्चन में
पहले हाउस नंबर 1 ही सॉल्व करते हैं, लाइन वाइज आते हैं। हाउस नंबर 1 का म्युनिसिपल वैल्यूएशन हमारे काम का नहीं है, 1,60,000। फेयर रेंट 1,80,000 हमारे काम का नहीं है। स्टैंडर्ड रेंट हमारे काम का नहीं है। म्युनिसिपल टैक्सेस हमारे काम का नहीं है। पेमेंट्स ऑफ टेनेंट्स एमिनिटीज हमारे काम का नहीं है। रिपेयर तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में काम का नहीं है। रिपेयर कभी भी पूरे चैप्टर में कहीं पे भी रिपेयर और इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है, हमारे काम का नहीं है। तो मैं लिख के देता हूँ, थियरी वाले पेजेस में नोट करना। रिपेयर और इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया हुआ है, ये ओल्ड कोर्स में काम आता था आज से 10-15 साल पहले। तो जो रिपेयर और इंश्योरेंस प्रीमियम है, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम आर नॉट यूज्ड एनीवेयर। मतलब इसका कोई भी कहीं पे भी प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी आपको नहीं करना। ये 10-15 साल पहले ओल्ड कोर्स होता था, उसमें काम आता, अभी नहीं। रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस प्रीमियम अभी हमारे काम का नहीं। आगे, हाँ, ये हाउस नंबर 1 में ये हमारे काम का है। इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन 1 लाख, ये हमारे काम का है। 1 लाख ये हम माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर प्रीवियस ईयर 1 लाख, ये 1 लाख हमारे काम का है। मैं माइनस साइन नहीं लगाता हूँ, खाली 1 लाख लिखता हूँ, ठीक है। आगे, और एक ये भी हमारे काम का होता है 1/5 पार्ट ऑफ टोटल इंटरेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड। मतलब जब हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तब जितना इंटरेस्ट पे किया था उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, और इसी को मैं कैपिटलाइज इंटरेस्ट बोलता हूं, ठीक है। मैं लिख के देता हूं यहां, मैं जिसको कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट बोलता हूं उसी को टेक्स्ट बुक वाले बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। मतलब जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, उसी को मैं कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट बोलता हूँ। अच्छा, उसका 1/5 करके ही दिया हुआ है, 1/5 करके ही दिया हुआ है, पर हाउस नंबर 1 में इसकी अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में 0। वैसे ही अमाउंट हमारे काम की थी, पर इन लोगों ने 0 दिया है, तो मैं भी 0 लिख देता हूँ। मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ 0। हाउस नंबर 1 कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट 0। अब लेस ए 0, लेस बी 1 लाख, लेस सी 0। अब 0 और 1 लाख और 0 तीनों को ऐड कर दो तो 1 लाख, ये 0 और ये 1 लाख और ये 0 ऐड कर दो तो 1 लाख। अब इस 1 लाख के भी कुछ मैक्सिमम अमाउंट के रूल्स हैं, ठीक है। धीरे धीरे सुनना। ये जो 1 लाख मैंने यहाँ पे माइनस किया ए बी सी को ऐड करके हाउस नंबर 1 में, इस 1 लाख के भी कुछ रूल्स हैं, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर के बाद बताऊंगा आगे, या शायद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा आगे। अब हाउस नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हाउस नंबर 3 भी इसके जैसा ही है, तो जो 3 है वो भी मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, बहुत ईजी है। पहले 3 को कंप्लीट कर लेते हैं। 3 वाला घर भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हाउस नंबर 3, इसका नाम है किशन, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 60,000। अब मैं क्या बोलूं, बाढ़ में जाए। फेयर रेंट 72,000, बाढ़ में जाए। स्टैंडर्ड रेंट नहीं चाहिए। म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं चाहिए। पेमेंट ऑफ टेनेंट्स एमिनिटीज नहीं चाहिए। रिपेयर नहीं चाहिए। इंश्योरेंस नहीं चाहिए। सिर्फ दोनों इंटरेस्ट चाहिए। एक इंटरेस्ट है 20,000 और एक इंटरेस्ट है 10,300, बस ये दो चाहिए। एक इंटरेस्ट है 20,000 और एक इंटरेस्ट है 10,300। और भी रूल्स बताता हूं, सुनना ध्यान से। ये इंटरेस्ट 20,000 जो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर है फॉर कंस्ट्रक्शन 20,000, ये 20,000 सारा चाहिए। एक एक करके सॉल्व करते हैं। हाउस नंबर 3 20,000, ये हाउस नंबर 3, ठीक है। और इसका इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ प्रीवियस ईयर 20,000, चलो ये लिख दिया 20,000, ठीक है। एक और पॉइंट बता दूं, ये 20,000 चलो माइनस कर दिया। अब ये 1/5 पार्ट ऑफ टोटल इंटरेस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पीरियड 10,300, ये 10,300 ऑलरेडी 1/5 है, ऑलरेडी 1/5 है। इसका फिर से 1/5 नहीं करना है। जितना टोटल इंटरेस्ट हमने पे किया था ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, ये ऑलरेडी उसका 1/5 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/5। तो हम लोग फिर से 1/5 नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी 1/5 है 10,300। फिर आप देखो यहाँ पे एक डेट दी हुई है, ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 2017-18। इस ईयर का
ध्यान रखना है आपको। मतलब ये 9th पॉइंट और 10th पॉइंट इंटरकनेक्टेड, 9th पॉइंट और 10th पॉइंट इंटरकनेक्टेड है। मतलब 1/5 जो इंटरेस्ट हम लोग लिखते हैं, 1/5 ऑफ कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट, उसकी अमाउंट तभी हमारे काम की है जब ये ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 2016-17 या उसके बाद का हो। अगर हमारा ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 2016-17 या उसके बाद का है तो ही ये 10,300 हम लिखेंगे। और अगर हमारा ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 2016-17 से पहले वाला है, मान लो 2015-16 है, मान लो 2015-16 है, तो अगर ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 2015-16 है या उसके पहले का है, तो चाहे ये अमाउंट दी हुई हो 1/5 वाली, तो भी हम 1/5 वाली अमाउंट लिखेंगे 0। ईयर इज इंपॉर्टेंट, कौन से साल में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। तो अगर हमारा कंप्लीट हुआ है 2016-17 में, ठीक है, या 17-18 में, या 2016-17 या उसके बाद, तो 1/5 हमारे काम का है। ठीक है, ये मैंने थियरी वाले पेजेस में इसका वीडियो लेक्चर भी बनाया हुआ है, मैं फिर से लिख के देता हूं। इफ द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन is 2016-17 or after that, then 1/5 of capitalized interest will be recorded, you can say, yeah, deducted, you can say, will be recorded in standard deductions. आप बोल सकते हो will be recorded in standard deductions। ठीक है, और अगर हमारा ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, इफ द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 2015-16 और बिफोर दैट, 2015-16 और प्रायर टू दैट और बिफोर दैट, then 1/5 of capitalized interest will not be recorded, will not be recorded in standard deductions। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता ही है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है, हमारा जो प्रीवियस ईयर है 2020-21, इसको मिला के 2020-21 को मिला के और ऊपर वाले 4 साल चले जाओ, 2021 इसके ऊपर वाला साल 19-20। अब मैं ऐसे समझा रहा हूं कि अगर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर चेंज भी हो जाए, दूसरे किसी साल में कोई दूसरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो भी वो लोग फंडामेंटल समझ जाएंगे क्या है। जो भी आपका प्रीवियस ईयर है वो लिखो और उसके ऊपर वाले 4 PPY लिखो, मतलब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो 2021 अभी हमारा प्रीवियस ईयर है, इसके ऊपर 19-20, इसके ऊपर 18-19, इसके ऊपर 17-18, इसके ऊपर 16-17। अब दिमाग लगाओ, 1/5 पार्ट, 1/5 1/5, 1/5 पार्ट पहले साल में राइट ऑफ करेंगे, 1/5 दूसरे साल में, 1/5 पहले साल में, 1/5 दूसरे साल में, 1/5 तीसरे साल में, 1/5 चौथे साल में, 1/5 पांचवें साल में। तो 1/5 मतलब 20%, तो 20%, 20%, 20%, 20%, 20% 5 बार करेंगे तो 100% राइट ऑफ हो जाएगा ना। तो इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर, उस एक हुआ प्रीवियस ईयर और 4 साल उसके ऊपर वाले। अगर हमारा ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 2016-17 है या उसके बाद वाला है, तो 1/5 हमारे काम का है। और अगर हमारा ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन 2015-16 है या उसके ऊपर है, तो ऑलरेडी 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो 1/5 ऑफ कैपिटलाइज्ड इंटरेस्ट हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके 5 साल, ऑलरेडी उसका 100% राइट ऑफ हो चुका है। तो अगर 2015-16 हमारा कंस्ट्रक्शन का ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है 15-16 या उसके ऊपर वाला, तो जो 15-16 में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ होगा उसके 5 साल कौन से होंगे, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। तो उसके 5 साल जो है वो 19-20 तक ऑलरेडी खत्म हो गए होंगे, तो प्रीवियस ईयर में तो कोई पैसा बचेगा ही नहीं। तो आपको क्या देखना है, किसी भी साल में आप वीडियो देखो, प्रीवियस ईयर या प्रीवियस ईयर एंड उसके ऊपर वाले 4 साल, ये हमारा ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, तो हम 1/5 वाली अमाउंट लिखेंगे। तो मैंने अभी आप देखोगे ना, ये 16-17 है, हाउस नंबर 2,
ये हाउस नंबर 3 में 17, 18 है, और हाउस नंबर 1 में 19, 20 है। ये तीनों जो ईयर हैं, ये तीनों ईयर 16, 17 या उसके बाद वाले हैं, तो तीनों हमारे काम के हैं ना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। 2016, 17, 17, 18 और 19, 20 तीनों हमारे काम के। 15, 16 होता तो काम का नहीं है, उसके ऊपर वाला साल होता तो काम का नहीं है। खैर ये 10,300 मैं माइनस करूंगा। ठीक है, तो 10,300 हाउस नंबर 3, 10,300 मैं माइनस करूंगा, ये हाउस नंबर 3, और इसमें मैं 1/5 ऑफ कैपिटलाइज इंटरेस्ट 10,300 ये मैं माइनस करूंगा। डन, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इंटरेस्ट की, कैपिटलाइज इंटरेस्ट के रूल्स बता दिए आपको सारे। आगे बढ़ते हैं। अब हाउस नंबर 1 और 3 में जो हम लोगों ने ये इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया, हाउस नंबर 1 में 1 लाख और 0, टोटल 1 लाख, और हाउस नंबर 3 में 20,000 और 10,300। अब 20,000 और 10,300 इसको प्लस करके 30,300 आएगा। हाउस नंबर 1 में कितना था, 1 लाख, और हाउस नंबर 3 में कितना है, 30,300। इसके भी रूल्स हैं, इसके आगे और भी रूल्स हैं, अभी नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, आई गेस ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और हाउस नंबर 2 अभी मेरा समझाना बाकी है। और ये जो मैंने इंटरेस्ट माइनस किया, हाउस नंबर 1 में टोटल 1 लाख आया, हाउस नंबर 3 में टोटल आया 30,300। इसके और भी आगे रूल्स हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और आराम से समझाऊंगा। आप देख रहे हो लिखने का बहुत कम है, समझने के रूल्स बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, अभी कुछ लिखना नहीं इस आंसर में दे, एक और वीडियो लेक्चर में बनाऊंगा, उसके बाद आप लिखना। अभी कुछ नहीं लिखो, मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको देखना हो तो, बट कुछ लिखना नहीं अभी। एक और वीडियो लेक्चर बनेगा, उसमें आंसर कंप्लीट हो जाएगा, बाद में लिखना। ठीक है, चलो मैं ये वीडियो लेक्चर यहाँ पे एंड करता हूँ। और भी रूल्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा।